हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस कॉन्सेप्ट टॉक के अंदर आप तमाम साथियों का फिर से स्वागत करते हैं। और आज की कॉन्सेप्ट टॉक जो हमारी CAA 2019 और NRC और NPR के ऊपर जो कॉन्सेप्ट टॉक जो चल रही है उसकी आज सेकंड वीडियो के अंदर हम आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि इससे पहले वाली चर्चा के अंदर हमने सिटीजनशिप को समझने की कोशिश की और कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोविजंस है हमारे देश के अंदर वो किस तरह से वो उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की। और जो माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स रही या खास करके जो पड़ोसी देशों से उनके बारे में हमने बात की। आज की चर्चा के अंदर क्या हम जो 2019 का CAA जो कानून है जिसको केंद्र सरकार ने उसको होम मिनिस्ट्री की तरफ से उसे अब नोटिफाई कर दिया गया, मतलब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज की चर्चा के अंदर क्या है, हम असम आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली बार देश के अंदर जो NRC हुआ था वो असम के अंदर ही हुआ था, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। और पहली बार इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। और फॉरेनर्स रूल्स की बात हो या जो हमारे देश के अंदर माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम रही वो किस तरह से आगे बढ़ी, या खास करके जो असम के अंदर पहली बार NRC करवाया गया या बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी ये डिसीजन रहा कि असम के अंदर NRC होना चाहिए। जो असम की समस्या थी वो बहुत बड़ी मेजर समस्या हमारे सामने, हमारे देश के सामने रही, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल जो असम था, असम एक समय के अंदर वर्मा का एक हिस्सा हुआ करता था। और 1826 की लड़ाई के तहत जो अंग्रेजों ने वो क्या है जो असम को है, असम को भी क्या है अपने अधीन कर लिया था, उसको भी अपने अधीन कर लिया था। ठीक है। और आज का जो पूरा का पूरा जो पश्चिम बंगाल है, जो आज का वेस्ट बंगाल है हमारा, वो भी एक समय के अंदर आज का जो बांग्लादेश उसका हिस्सा हुआ करता था। हालांकि बांग्लादेश तो बना ही 1972 के अंदर है, वो भी क्या है 1971 के अंदर बना है, वो भी क्या है उसका एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। 1826 ईस्वी में जो क्या है अंग्रेजों ने असम में भी क्या अपना अधीन, असम को भी अपने अधीन कर लिया था। और असम के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की भरमार थी, और खास करके जो असम के अंदर चाय के बागान बहुत अधिक थे। और अंग्रेजों ने क्या है असम के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों को उसको यूटिलाइज करने के लिए या जो चाय के बागानों के ऊपर क्या है असम से बाहर के जो लोग हैं वो असम के अंदर काम करने के लिए शुरू ले गए। 1971 का जो डाटा है, 1971 का डाटा ये बताता है कि 1971 की जनगणना के अनुसार असम के जो मूल लोग थे, असम के मूल लोगों की जो संख्या वो अल्पसंख्यक में आ गई थी। और असम से जो बाहर के जो लोग उनको जो श्रमिक के रूप में काम करने के रूप में अंग्रेजों के द्वारा असम में ले जाया गया था, उनकी संख्या क्या हो गई थी, बहुत अधिक हो गई थी। और ऐसी परिस्थिति में जो असम की जो समस्या, उसके असम की जो आइडेंटिटी, उसकी जो अस्मिता की जो पहचान है वो शुरू हो गई थी। 1947 के अंदर क्या है जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, वहां पे जो हिंदुओं की संख्या वो लगभग 28% थी। और 1951 का जो डाटा आया वो ये 1941 की डाटा था। और 1951 का जो डाटा आया जब पूर्वी पाकिस्तान बना तो पूर्वी पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ 6% जो हिंदू है वह भारत आए थे, जो कि वेस्ट बंगाल और असम के अंदर ही रहते, बल्कि 22% जो हिंदू है वो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर रह गए थे। ठीक है। 1950 के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इमिग्रेंट्स एक्सप्लोजन फ्रॉम असम बनाया था 1950 के अंदर, इसमें यह लिखा गया था कि जो व्यक्ति असम से बाहर रह रहे हैं या उस असम से बाहर रह रहे हैं या असम के अंदर उनको लाया गया है, उनको क्या असम से बाहर निकाला जाएगा। परंतु साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा कि जो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो उत्पीड़ित लोग हैं, जिनका वहां पे शोषण हो रहा है, उन लोगों को असम से बाहर नहीं भेजा जाएगा। 1950 के अंदर क्या है कि एक नेहरू लियाकत पैक्ट भी होता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और लियाकत अली खान ने, जो उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बीच एक समझौता होता है। और उस समझौते के तहत ये तय किया जाता है कि दोनों देशों के नागरिक, जिन नागरिकों का ये महसूस कर रहे हैं कि जहां भी वो वर्तमान समय के अंदर हुए रह रहे हैं उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, तो वे एक दूसरे देश के में आ जा सकते हैं। मान लो यदि हिंदुओं के ऊपर पाकिस्तान के अंदर उत्पीड़न हो रहा है तो जो हिंदू है भारत आ सकते हैं। और यदि मुसलमानों को ये लग रहा कि भारत में वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हुए भी पाकिस्तान जा सकते हैं। इस तरह के जो अल्पसंख्यकों को आने जाने का जो समझौता है 1950
50 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1951 के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार असम के अंदर एनआरसी करवाई, जिसके अंदर ये जनगणना की गई कि दरअसल असम के जो मूल नागरिक है वे कितने थे। परंतु जो ये एनआरसी है, एनआरसी करवा तो जरूर ली गई थी, परंतु इसको कभी भी पब्लिश नहीं किया गया और ना ही इसे पब्लिक डोमेन के अंदर डाला गया। 1952 के अंदर जो पाकिस्तान है उनकी जो अपनी राष्ट्रभाषा थी उन्होंने उर्दू घोषित किया, और जो वेस्ट बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान उनकी जो भाषा थी वह बंगाली थी। इसलिए जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने बंगाली भाषा की अस्मिता को लेकर किया है अपने आप को एजिटेट, यूनाइट और मूवमेंट की तरफ उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, जिस कारण क्या है वहाँ पे भाषा के खिलाफ या अपनी भाषा को पश्चिम पाकिस्तान जो बंगला भाषा को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसका कारण ये हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान थे उन्होंने आंदोलनकारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और आंदोलन को दबाने के लिए भरपूर प्रयास किया। ये जो आंदोलनकारी थे जो कि पाकिस्तान के द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उन्होंने अपने अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए क्या है वे भी भारत की तरफ आए और भारत में भी कहा, खास करके असम के अंदर। ठीक है, असम 1952 के अंदर क्या जो आप्रवासियों की जो समस्या वो एक बहुत बड़ी बन गई थी। 1964 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है और उसके बाद सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री बनता है। लाल बहादुर जो शास्त्री थे वे भी दरअसल असम की जो समस्या रही उसके बारे में काफ़ी गंभीर थी और उन्होंने दिसंबर 1964 को असम के अंदर क्या है एनआरसी लागू करवाने की क्या उन्होंने बात की थी, और ये भी बात की थी कि असम के जो मूल नागरिक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी असम के अंदर रह रहे उनको क्या है भारतीय मूल का कार्ड देने की बात भी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे हम फॉरेनर एक्ट्स 1946 की बात कर लेते हैं। ये जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत क्या है उस व्यक्ति को ये साबित करना होता है कि वह भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक नहीं है। मतलब जैसे असम के अंदर ये आंदोलन था, यदि असम के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर ये कंप्लेंट या शिकायत हो जाती है कि वह बाहर का व्यक्ति है, तो जो फॉरेनर्स एक्ट हमारा 1946 का है वह ये कहता है यदि उसकी कंप्लेंट हो जाती है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ वह कंप्लेंट होती है उस व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि वह भारत का नागरिक है या नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है उसके जो रूल्स थे उसके कुछ एक बदलाव उसके अंदर किए गए थे। 1965 के अंदर फिर से भारत और पाकिस्तान का वॉर होता है और जिस कारण क्या है जो बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं पाकिस्तान से भारत आए थे आ गए थे, मतलब आप्रवासियों की जो समस्या हुई क्या और अधिक गंभीर होती जा रही थी। 19 दिसंबर 1970 के अंदर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर लोकसभा के वहाँ पे संसद के चुनाव हुए और जो इससे पहले का जो रिकॉर्ड वहाँ रहा था मतलब पाकिस्तान का संसद के चुनाव का कि जो सत्ता रहती थी वह क्या है पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में रहती थी, परंतु इस बार उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो उनको क्या है सत्ता नहीं मिलती बल्कि पूर्वी पाकिस्तान के जो एक वहाँ के लोकप्रिय जो नेता थे जिनका नाम था मुजीबुर रहमान और जिन्होंने क्या भाषा को लेके पूर्वी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था और पूर्वी पाकिस्तान के अंदर बहुत अधिक लोकप्रिय नेता थे। लोगों ने उनको अपना वोट कास्ट देना उचित समझा और जो पाकिस्तान ने जो मुजीबुर रहमान को क्या है देश का प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया बल्कि उनके ऊपर क्या उनको जेल के अंदर डाल दिया, जिस कारण क्या है जो 7 मार्च को 1971 को क्या पूर्वी पाकिस्तान ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया। 25 मार्च 1971 को क्या है जो पाकिस्तान की जो सेना थी उसने एक ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम दिया गया सर्च लाइट ऑपरेशन। इस सर्च लाइट ऑपरेशन के तहत जो पाकिस्तान की जो सेना थी उन्होंने उन आंदोलनकारियों के ऊपर बहुत अधिक जुल्म किए जो कि भाषा को लेकर आंदोलन कर रहे थे या इस बात की वकालत कर रहे थे कि मुजीबुर रहमान जिनको चुनावों के अंदर स्पष्ट बहुमत हुआ है उनको देश का निजाम या देश का शासक मतलब प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और 25 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान को भी क्या है अरेस्ट कर दिया गया था, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। और 26 मार्च 1971 को क्या है जो बांग्लादेश ने है मतलब पूर्वी पाकिस्तान ने एक बांग्लादेश के रूप में अपने आप को घोषित कर दिया था, बल्कि बाद में अंदर जो भारत और पाकिस्तान वॉर 1971 का होता है दिसंबर के अंदर 16 दिसंबर 1971 के अंदर पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंदर या एक नए मानचित्र के रूप में पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ था। ठीक है, 1972 तक जो आप्रवासियों की जो समस्या
थी वह बहुत अधिक गंभीर हो गई थी और मैडम इंदिरा गांधी के बीच और पूर्वी पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री हुए मुजीबुर रहमान के बीच उनके बीच भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिस कारण इस समझौते के अंदर ये तय किया गया कि 25 मार्च 1971 के बाद, ये डेट महत्वपूर्ण है, 25 मार्च 1971 के बाद जितने भी बांग्लादेश से जो लोग आए असम के अंदर आए हैं उनको वापस असम भेज दिया जाएगा। ठीक है। 1974 के अंदर जो असम के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 1970 के अंदर क्या हमारे देश के अंदर क्या पहली बार केंद्र के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जिसके जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनाए गए थे। अब यहाँ पे हम असम मूवमेंट की बात शुरू कर देते हैं। जो असम मूवमेंट है दरअसल 1979 से शुरू हो गया था, 1985 तक आज हम इसको ले जाते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर जो असम अकॉर्ड हुआ था, जो असम समझौता हुआ, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 1977 के अंदर हमारे देश के अंदर पहली बार क्या गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो उसके जो प्रधानमंत्री है वो मोरारजी देसाई बने। उसके पीछे एक भारत की एक लंबी कार्य, भारत की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या भारत के अंदर इमरजेंसी का दौर हो या उसके बाद लोगों ने मैडम इंदिरा गांधी को वोट देना उचित नहीं समझा और पहली बार केंद्र के अंदर एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसके जो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने। और जो मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी वो भी कोलिशन की गवर्नमेंट थी और 1979 के अंदर जो चौधरी चरण सिंह हमारे देश के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और 1978 के अंदर असम के अंदर भी राज्य विधानसभा के चुनाव होने थे और वहाँ पे भी मतलब मोरारजी देसाई से की जो विचारधारा वाली ही राजनीतिक दल को क्या है सत्ता में आने का मौका मिला था। ठीक है। इसके साथ 1978 के अंदर जो असम के जो मगदोई संसदीय जो सीट है वहाँ पे जो खाली हुई थी वहाँ से बाई इलेक्शन होना था और उसको क्या है 6 महीने के अंदर क्या है उसको भरा जाना था। इसके साथ साथ उस समय के जो चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी कि जो मगदोई जो चुनाव संसदीय जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ पे जो चुनाव करवाना है बहुत तो असंभव है क्योंकि जो वोटिंग लिस्ट है, जो वोटिंग लिस्ट है, निर्वाचक जो सूची है उसके अंदर काफ़ी फेरबदल हुआ और उसके अंदर काफ़ी क्या गड़बड़ी होने की संभावना थी। उस समय तक जो असम के अंदर है, असम के अंदर छात्रों ने भी एक आंसू नाम का एक स्टूडेंट मूवमेंट या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसके तहत जो असम के अंदर असम की अस्मिता को लेके, असम की आइडेंटिटी को लेके या असम के जो मूल लोग थे उनके अलग अलग राइट्स को लेके प्रोटेक्ट करने को लेके उन्होंने क्या है मूवमेंट शुरू कर दिया था और उनका जो साथ है वह असम गण सभा परिषद ने द्वारा दिया गया था। ठीक है। इस आंदोलन की ये मांग थी कि जो मगदोई के अंदर जो चुनाव होने हैं वे चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक कि असम से उन लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता जो कि अप्रवासी है, जो बाहर से असम के अंदर आ गए हैं। परंतु उस समय इस आंदोलन की इस मांग को तो स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि मगदोई का जो बाई इलेक्शन है वह कर लिया गया। 1979 के अंदर जो चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और कुछ ही समय के बाद चौधरी चरण सिंह की जो सरकार है वह भी गिर गई थी। जून 1979 के अंदर जो सरकार और असम आंदोलनकारियों के साथ क्या है उन्होंने अपनी एक सहानुभूति दिखाई, उन्होंने एक सिंपैथी दिखाई। परंतु असम की जो सरकार है, जब केंद्र की जो चौधरी चरण सिंह की जो सरकार है वह गिर गई थी तो असम की सरकार का गिरना भी लगभग तय था और 8 जून 1979 को आंदोलनकारियों ने असम के अंदर क्या है सांकेतिक जो धरना है वह शुरू कर दिया था। ठीक है। 8 जून 1979 से जो आंदोलनकारियों ने सांकेतिक धरना असम के अंदर शुरू किया वहीं से ही असम आंदोलन की जो शुरुआत है वह मानी जाती है। असम जो आंदोलन थे उन्होंने असम के अंदर क्या है चुनाव करवाने से क्या माना कर दिया था और ये कहा था कि जो असम से बाहर के लोग आए, जो अप्रवासी लोग आए हैं उनको क्या है असम से बाहर करवा दिया जाना चाहिए। और उस समय असम के अंदर लगभग 14 सीट्स के लिए चुनाव होने थे और 10 सीट के लिए तो नामी का नॉमिनेशन नहीं भरा गया। ठीक है। नाम का नॉमिनेशन ही नहीं भरा गया तो उसके लिए 14 में से 4 के लिए भरा गया, उसमें से 2 व्यक्ति ही चुने गए, 2 ने विड्रॉल कर दिया, 2 के लिए चुनाव हुआ। ठीक है। परंतु मैडम इंदिरा गांधी ने 1980 के अंदर जब वो फिर से सत्ता के अंदर आती है तो उसने असम के अंदर क्या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। असम आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता थे जो आंसू के रूप में प्रफुल्ल कुमार महंत थे, भिखू कुमार थे या विराज कुमार शर्मा थे। उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग के अंदर क्या है उन्होंने ये बातें तय की कि असम के
अस्मिता को लेके या असम के मूवमेंट को लेके किस तरह से केंद्र सरकार की तरफ या राज्य की सरकार की तरफ उनको प्रभावी रूप से असम के लोगों के जो डिमांड से उसको रखना है। और उन्होंने ये बात की कि 1951 के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एनआरसी की बात की थी, जिसका एनआरसी को बोलते हैं नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, वह असम के अंदर लागू होनी चाहिए। ठीक है, और वे बोल रहे थे कि 1951 के आधार पर जो अप्रवासी है वे बाहर होने चाहिए। अब 25 मार्च 1971 के बाद जो ये समझौता हुआ था हमारा, समझौते से ये तय हुआ था, जो 25 मार्च हुआ था, जो बांग्लादेश 1972 को हुआ था कि जो 25 मार्च 1971 के बाद जो भारत के अंदर अप्रवासी आए उनको क्या है वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। परंतु केंद्र सरकार के बीच और जो आंदोलनकारी थे इसके बीच जो ये समझौता हुए नहीं हो पाया, बल्कि ये समझौता हो नहीं पाया था। 1983 के अंदर क्या है, जो असम के अंदर क्या विधानसभा के चुनाव होने थे और असम के अंदर क्या राष्ट्रपति शासन लागू था। और मैडम इंदिरा गांधी ने क्या है, जो हमारे देश के अंदर 12वीं लोकसभा के जो चुनाव होने थे उसके साथ ये तय किया था कि असम के अंदर भी चुनाव करवा लिए जाएंगे। मैडम इंदिरा गांधी ने क्या है ये चुनाव करवाने की घोषणा कर दी और असम के अंदर 15 और 16 फरवरी 1983 के बीच सेना को हवाले कर दिया गया था और सेना के बीच ही क्या है असम के अंदर चुनाव करवाने का भी जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें कि जो असम आंदोलनकारी लोग थे जो असम की अस्मिता को लेकर आंदोलन कर रहे थे उनको जेल के अंदर डाला गया और अंततः असम के अंदर क्या मैडम इंदिरा गांधी ने चुनाव करवा लिया गया। दरअसल इस चुनाव के अंदर लगभग 32% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया था और 109 सीटों में से जो कांग्रेस पार्टी को 91 सीटें मिली थी। और इस जो सरकार को जो लोग हैं वो बहुत लीगल नहीं समझते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि मैडम इंदिरा गांधी ने इस चुनाव के अंदर धन बल और सत्ता का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है और सिर्फ 32% लोगों ने अपने वोट कास्ट किया, मतलब एक पार्टी के लोगों ने ही अपना वोट कास्ट किया है। उसके बाद जो असम जो आंदोलन है वो और ज़्यादा उग्र हो रहा था और जब उनको ये लग रहा था कि जो भारत सरकार है उनकी बात को नहीं मान रही थी, तो उसके बाद उन्होंने एक नगौन और नैली, नगौन जिला के जो नैनी थे 14 गांव के लोग जो कि बांग्लादेश से आए थे उनके ऊपर क्या उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही या डायरेक्ट एक्शन करना शुरू कर दिया था या मारकाट बड़े पैमाने पर मारकाट हुई, जो हमारे इतिहास के अंदर एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। और एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार क्या है 18 फरवरी 1983 को क्या है जो सुबह को उन्होंने एक सरकारी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें 2191 लोगों की क्या है जो बांग्लादेशी लोगों को मारा गया था। 2191, हालांकि जो ये संख्या है वो बहुत अधिक बताई जाती है। ठीक है, परंतु उसके बाद जब ये घटना हो गई थी, ये जो डायरेक्ट एक्शन हो गया था, उसके बाद सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी का नाम था तिवारी कमेटी। उपरंतु इस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं रखा गया, उसको आज तक सीक्रेट ही रखा गया है। ठीक है, परंतु मैडम इंदिरा गांधी ने असम आंदोलनकारी जो थे उनसे और सख्ती से निपटने के लिए एक कानून लाया था अक्टूबर 1983 के लिए, जिसका नाम रखा गया था IMDT। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983। ठीक है, अवैध आप्रवासी अधिकरण द्वारा निर्धारण अधिनियम 1983 बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, इसमें फॉरेनर एक्ट्स 1946 की बात हो या लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो 1964 के अंदर जो फॉरेनर्स रूल्स को क्या उसको चेंज किया गया था उसमें बात की गई है। जो ट्रिब्यूनल्स फॉरेनर जो ट्रिब्यूनल्स था, ये जो एक्ट था केवल असम के लिए ही लाया गया था। इस एक्ट में यह बात लिखी गई थी कि 25 मार्च 1971 के बाद जो व्यक्ति बांग्लादेश से भारत आए हैं, ठीक है, उनको क्या है अप्रवासी या अवैध माना जाएगा। परंतु इससे पहले जो व्यक्ति भारत आए उनको सभी को क्या वैध माना जाएगा। और इस एक्ट के अंदर यह बात भी लिख दी गई, यदि किसी शिकायतकर्ता ने किसी व्यक्ति के खिलाफ ये शिकायत करनी है कि वो 25 मार्च 1971 के बाद भारत के अंदर आया है और वह अवैध या अप्रवासी और उसको बाहर भेजना है, तो पहली कंडीशन तो ये थी जो शिकायत करता थी उससे कम क्या 25 रुपये फीस देनी होती थी और उसने 3 गवाहों का भी इंतजाम करना था। और ये जो 3 गवाह थे वे दरअसल 3 किलोमीटर के आसपास के ही होने चाहिए थे, 3 किलोमीटर के आसपास ही होने चाहिए थे। मान लो कोई अप्रवासी या जो 25 मार्च 1971 के बाद पाकिस्तान से भारत आया, बांग्लादेश से भारत आया है और
और एक तो जो शिकायत करता है तो उसने 25 रुपये सरकार को फीस देनी, और 3 व्यक्तियों को क्या उसने क्या है गवाही के रूप में, एविडेंस के रूप में उनको रखना है। वो भी होने चाहिए 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर। यदि 3 किलोमीटर से बाहर के है वो, तो उनकी जो गवाही है वो माननीय नहीं थी। ये जो एक्ट था, इस एक्ट ने लगभग ये तय कर दिया था कि आप प्रवासियों को या बांग्लादेशियों को जो ढूंढ पाना क्या है लगभग मुश्किल है। और बाद में जो इस एक्ट को जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी रद्द कर दिया गया, ठीक है। परंतु मैडम इंदिरा गांधी ने क्या है इस एक्ट से किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकला, और मैडम इंदिरा गांधी ने जो असम के मूल लोगों की समस्या की तरफ कोई बहुत बड़ा ध्यान उस समय नहीं दिया। 1984 तक के असम के अंदर और पंजाब के अंदर क्या है जो समस्या मैडम इंदिरा गांधी के सामने थी वो काफ़ी जटिल हो चुकी थी, और असम की समस्या को निपटने के लिए तो मैडम ने IMDT एक्ट लाया था। अब देश के अंदर जो स्थिति थी वो बहुत बेहतर स्थिति नहीं थी, बल्कि देश की जो स्थिति थी वो बहुत मिजरेबल कंडीशंस थी। और उस समय पंजाब के अंदर जिस तरह हिसाब से जो आतंकवाद फैल रहा था, या पंजाब के अंदर जो खालिस्तान का जो मूवमेंट था वो भी बहुत पीक पे था, और मैडम इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। और जिस तरह से असम के अंदर जो अलगाववाद जो था, और अलगाववाद के जो बहुत बड़े जो नेता भिंडरावाले थे, और पंजाब के अंदर जो एक राजनीतिक विचारधारा या वैचारिक जो अधिकार वो भिंडरावाले के माध्यम से मिल रहा था। और जो भिंडरावाले ने थे वो जो स्वर्ण मंदिर के अंदर अपना वहाँ से काम करने का उसने तरीका स्वर्ण मंदिर से शुरू कर दिया था। उसके बीच मैडम इंदिरा गांधी ने यदि पंजाब के अंदर आतंकवाद को खत्म करना है, पंजाब के अंदर खालिस्तान के मूवमेंट को खत्म करना था, या भिंडरावाले की सेना को खत्म करना था, मैडम इंदिरा गांधी ने 3 से 8 जून 1984 को एक प्रत्यक्ष कार्यवाही, सैनिक कार्यवाही की, जिसको कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से क्या है जो स्वर्ण मंदिर को क्या है भिंडरावाला से आज़ाद करवाया गया। इस ऑपरेशन के अंदर भिंडरावाला भी मारा गया, परंतु इससे जो सिख समुदाय था, सिख कम्युनिटी थी, वो मैडम इंदिरा गांधी से बहुत नाराज था। और सिख कम्युनिटी का ये मानना था कि जो मैडम इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर के ऊपर हमला करके क्या है उनके धर्म के खिलाफ बहुत बड़ा काम किया है, जिस कारण क्या मैडम इंदिरा गांधी को क्या है बाद के अंदर अक्टूबर 1984 के अंदर क्या मैडम इंदिरा गांधी की किया पॉलिटिकल एसिसिनेशन, उनके बॉडीगार्ड जो सिख उनके अंगरक्षक थे उनके द्वारा ही मैडम इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। और उसके बाद मैडम इंदिरा गांधी के बाद हमारे देश के जो अगले प्राइम मिनिस्टर हुए राजीव गांधी बनते, और राजीव गांधी ने पंजाब और असम की जो समस्या थी उस समस्या को क्या है सॉल्व करने का काम किया था। और 1984 के हमारे देश के अंदर जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी को हाईएस्ट सीटें मिली थी 441 सीटें, जो आज तक इतिहास के अंदर इतनी सीटें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अभी तक नहीं मिली है। जो राजीव गांधी ने 24 जुलाई 1985 को क्या है पंजाब की समस्या का समाधान करने के लिए राजीव गांधी और पंजाब के उस समय के जो सरप्रिय नेता होते थे लोंगोवाल के बीच क्या है एक पंजाब समझौता हुआ, जिसको पंजाब अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। और 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ था, किया गया था। और उसके बाद 20 अगस्त 1985 को पंजाब के जो हरचंद सिंह लोंगोवाला थे उनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि पंजाब अकॉर्ड के लिए बहुत बड़ा धब्बा था, पंजाब समझौते के लिए बहुत बड़ा एक धब्बा था। यहाँ से जो हम बात करते हैं शुरू असम समझौते की, जो असम समझौता 1985 के अंदर हुआ था। असम के अंदर भी जो समस्या बहुत गंभीर बनी हुई थी, और राजीव गांधी का ये मानना था कि असम के अंदर भी वो जो स्थिति है उसको मान्य करना चाहते थे, और असम आंदोलनकारियों की जो मांग है उसको वो पूरा करना चाहते थे। असम जो दरअसल जो समझौता था, ये जो अकॉर्ड था, ये त्रिपक्षीय समझौता था। एक तरफ इसमें केंद्र सरकार थी और दूसरी तरफ राज्य की सरकार थी। केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय के क्या सचिव थे, और असम सरकार के भी सचिव थे, और आंदोलनकारी थी इसके अंदर, ठीक है। इसके बीच कुछ जो शर्तें हुई थी, उस शर्तों में से मुख्य जो क्लॉज नंबर 5 था, इसमें जो आप्रवासियों की जो कट ऑफ डेट रखी गई थी वो 1 जनवरी 1966 को रखा गया था। 1 जनवरी 1966 का मतलब है कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो बांग्लादेश से या पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग भारत के अंदर आए हैं उनको क्या भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, उनको वैध मान लिया जाएगा, उनको हम अवैध या प्रवासी नहीं मानेंगे। परंतु 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच जो व्यक्ति बांग्लादेश से भारत के अंदर आए हैं उनको क्या हम एक तो 10 साल के लिए हम उनको क्या है
वोटिंग लिस्ट से उनके नाम काट देंगे और वोटर लिस्ट से उनके नाम काट दिया जाएगा और अगले 10 साल के बाद उन लोगों के जो नाम हो वोटर लिस्ट के अंदर रख लिया जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 1966 से 25 जनवरी 1971 ये डेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, परंतु इस बीच क्या है, उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, बल्कि बाकी तरह के जो राइट्स है वो उन लोगों के पास रहेंगे, बल्कि वोटिंग राइट नहीं रहेगा। 10 सालों के बाद क्या है, उनको वोटिंग राइट के लिए भी रखा जाएगा। परंतु 25 मार्च 1971 के बाद हुए व्यक्ति जो बांग्लादेश से भारत के अंदर आए थे, उन व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, एक तो उनको डिटेन किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा, उनके जो नाम वो वोटर लिस्ट से डिलीट किए जाएंगे और उनको डिप्यूट किया जाएगा, उनको वापस भेज दिया जाएगा। जो कि आंदोलनकारियों की बहुत बड़ी मांग भी थी कि भारत के अंदर क्या है, ऐसे व्यक्ति जो भारत के नहीं है, बाहर के मतलब या भारत के सिटीजन नहीं है, उनको क्या है जो DDD का जो कॉन्सेप्ट चला था, डिटेन डिलीट एंड डिप्यूट का हुआ था, ये जो समझौता है ऐसा उस समय हुआ था। ठीक है, ये समझौता, इस समझौते को लागू करवाने के लिए असम के अंदर क्या है NRC और NPR करवाने की क्या है जरूरत थी। ठीक है, NPR करवाने की जरूरत थी, जबकि जो कांग्रेस की सरकार ने इसके ऊपर कोई बहुत अधिक काम नहीं किया। 1985 के अंदर क्या है कि असम के अंदर विधानसभा के भी चुनाव हुए और असम के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए, असम की विधानसभा के चुनाव के अंदर क्या है, असम गण परिषद और आसू ने क्या मिलकर चुनाव लड़े और लोगों ने उनके ऊपर अपनी विश्वास जताया। और आसू के जो नेता थे, जो हमारे देश के यंगेस्ट CM बने, चीफ मिनिस्टर बने, जिनका नाम था प्रफुल्ल कुमार महंत, वो मात्र 33 उम्र के अंदर क्या है असम के CM बने, चीफ मिनिस्टर बने और उनके जो गृह मंत्री बने, होम मिनिस्टर बने, उनकी तो उम्र कुल 29 थी और उनका नाम था भिखू कुमार, जो कि उनके होम मिनिस्टर असम की सरकार के अंदर बने। तो आज की इस चर्चा को असम जो आंदोलन था और असम आंदोलन का जो 1985 का जो भारत सरकार और असम 1985 का जो असम अकॉर्ड हुआ था, यहाँ पे आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं और अगली चर्चा के अंदर फिर से हम क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1985 के अंदर हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो CA के ऊपर या NRC के ऊपर NPR के ऊपर जो हमारी टॉक है, कॉन्सेप्चुअल टॉक है, थोड़ी लंबी चलने वाली है, परंतु ऐसी मेरी जरूर उम्मीद है कि जब सारे पहलुओं को हम ध्यान में रखते हुए सारे पहलुओं को समझ लेने के बाद क्या है आपकी जो समझ है, जो हमारी समझ है वो दुरुस्त होने वाली है और CA के ऊपर, NRC के ऊपर, NPR के ऊपर जो हमारी समझ बहुत बेहतर होने वाली है। तो थैंक यू सो मच।